नमस्कार। अभिषेक तिवारी के साथ बिहार पे चर्चा। और बिहार पे चर्चा के अभी तक जितने भी एपिसोड हुए हैं, मुझे लगता है कि आज की जो चर्चा है वो काफी विस्तृत और बहुत ही दिलचस्प रहने जा रही है, क्योंकि सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट करा कर आए लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अवतरित हुए हैं। और तमाम जितना जो लेफ्टिस्ट मीडिया है वो सब बड़ा खुश है कि लालू जी वापस आ गए हैं, और तेजस्वी यादव ने कल बड़ी जोरदार स्पीच दी है। इसे लेकर जबरदस्त मैं देख रहा हूं कि लेफ्ट विंग का जो सारा सोशल मीडिया है वो सब भरा पड़ा है, बड़े खुश हैं लोग। तो अभिषेक तिवारी जी से पूरी जानकारी लेंगे कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ है और क्या क्या इसके संकेत आ रहे हैं। अभिषेक जी शुरू कीजिए। बिहार का कल जो है संडे के पहले सैटरडे जो है सुपर सैटरडे था। वीकेंड था लेकिन बहुत कुछ हो रहा था बिहार में। एक तरफ पटना में अमित शाह की रैली थी। हम बात करेंगे तेजस्वी यादव और इन सब की, लेकिन कल उसमें आरके सिंह ने जबरदस्त कुछ बातें बोली हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन महागठबंधन से ही शुरू करते हैं। सर, लेफ्ट की भी एक मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली, छोटी सी रैली थी, लेकिन सभ्यता पूर्वक सब कुछ आराम से निपट गया। अभी ये महागठबंधन की रैली थी, इसमें माई समीकरण पूरा भरा हुआ था। तो एक खबर मैं आपको पहले बता दूं कि कुछ मुसलमानों को जो अभद्रता कर रहे थे उनको जबरदस्त रूप से महिला मोर्चा के ही लोगों ने, महिलाओं ने कूटा है उसी रैली में। अब ये अभद्रता क्यों कर रहे थे? आदत से बाज नहीं आएंगे। ये महागठबंधन की जो बताती है कि इनका कैडर क्या है। मैं पहले ये दर्शकों को क्लियर करना चाहता हूं कि एक रैली में भी महिला सुरक्षित नहीं है, और वो उन्हीं की पार्टी के कैडर है। बीजेपी की कैडर होती तो अलग कह सकते थे। अब लालू जी का आना, इस पे आपके अच्छा, ये फेवरेट कार्यक्रम वैसे था क्या? क्या कार्यक्रम था ये? किस सीमांचल उपलक्ष्य में, में था? नहीं ये महागठबंधन की ज्वाइंट रैली थी। सीमांचल में मुस्लिम वोटों की तरफ अपना जो मतलब मैंने ये बोला था कि एक तरह से चुनावी कुछ उससे रैली थी हाँ, या क्या, बिल्कुल कुछ किस बिल्कुल नाम से? बिल्कुल अच्छा। अच्छा। बिल्कुल फुल फ्लेज्ड ये महागठबंधन की एकता और चुनावी रैली थी ये। हम्म। तो देखिए, सीमांचल में मुसलमानों का ठीक ठाक वोट है। हम्म। तो आपके फेवरेट जो असत्य हिंदी के आशुतोष है वो तो उछल ही रहे होंगे। हम्म। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस रैली का वो चार्म नहीं था जो होना चाहिए था। इस रैली में तेजस्वी ने जो बातें कही कि फांसीवाद के खिलाफ लड़ना है, कम्युनल फोर्स के खिलाफ लड़ना है, ये नई बात क्या आपने कही? भाजपा के लिए ये बातें तो मैं न जाने कब से सुन रहा हूं, जब बड़ा हो रहा था तब से सुन रहा हूं। हम्म। लेकिन क्या इससे मुसलमानों के अलावे और आपका हार्डकोर यादव वोट के अलावे कहीं कुछ ट्रांसलेट हो रहा है? उस रैली में एक और चीज हुई है सर। हम्म। ये लोग जो कह रहे हैं मैच्योर लीडर हैं, अगर आप मैच्योर लीडर होते तो अभी अलायंस में मुकेश सहनी नहीं आए हैं बीजेपी की तरफ। आप चाहते कि आपका अलायंस इंटैक्ट रहे और मजबूत हो, लेकिन आपने तो मुकेश सहनी की खूब आलोचना कर ली। तो आपने तो एक दुश्मन और बढ़ा लिया। अब बिंद समाज का लगभग 5% का वोट शेयर है पूरे बिहार में, और 5 नहीं, सॉरी 3.5। और एक वोट सर अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ नहीं जाएगा अगर मुकेश सहनी यहां आते हैं तो। महागठबंधन को उसका 1% भी वोट नहीं मिलेगा। तो हम तो कैलकुलेशन के आधार पे यही देख रहे हैं कि इस तमाम रैली और तमाम चीजों के बावजूद आप अभी भी इस कंडीशन में नहीं है कि बिहार में एनडीए से ज्यादा सीटें जीत सके। जितनी सीटें हम लोग लगातार अपनी बातों में कहते आ रहे हैं, अब तो चूंकि मेरा इलेक्शन सर्वे का काम स्टार्ट हो गया 2024 का भी, और बाकी स्टेट वाइज भी, छोटी सी टीम है तो हमारे हमारे पास हमको ज्यादा समय चाहिए। तो बिहार में मेरी टीम ऑलरेडी काम कर रही है सर। देखिए, इस वक्त जो स्थितियां हैं, तेजस्वी यादव समझ चुके हैं नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि कल अमित शाह ने अपनी रैली में दोहराया, जो दरभंगा वाली मीट और हम मुजफ्फरपुर वाली मीट की बात करते आए हैं आपके चैनल में, कि नीतीश के साथ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब नीतीश के पास ऑप्शन ही क्या है महागठबंधन के पास रहने के अलावा?
लेकिन क्या नीतीश कुमार अब मास वोट को पुल कर पाने में सक्षम होंगे? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि कहीं नीतीश कुमार भी कांग्रेस की तरह आरजेडी के ही वोट बैंक के ऊपर तो बोझ नहीं बन जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का अपना कोई जनाधार नहीं है, वो गठबंधन में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन फिर भी आरजेडी उनको सीटें देती है और वो 70 में से 17-18 सीटें जीतती है। ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, वरना महागठबंधन सरकार में होती। उसी प्रकार से क्या यादव तो वोट दे देगा, यादव वोट दे देगा नीतीश कुमार को, लेकिन मेरी अब बात हो रही है पटेल समुदाय, कुर्मी समुदाय और कुशवाहा समुदाय के लोगों से स्पेसिफिक, हम उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो लोग बड़े नाराज हैं इस गठबंधन से और ये वास्तविकता है। वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुत्व को भी धोखा दिया और नीतीश कुमार ने हमारे समाज को भी धोखा दिया। बड़ी बात, इन सब कार्यक्रम के बीच में आरसीपी सिंह एकदम खामोश है। ऐसा लगता है कि जैसे वो एकदम किसी के निर्देश के ऊपर काम कर रहे हैं कि जब बोलने को कहा जाएगा तभी एंट्री लेनी है सही समय पे। बिहार के इस वक्त जो बिहार में स्थितियां हैं वो भयावह रूप ले रही हैं। तो लालू यादव अगर आ करके और रोहिणी को लॉन्च कर देते हैं, मान लीजिए पॉलिटिकली, कि मैं कर्ज नहीं उतार सकता, अपनी बेटी का किडनी दिया, मतलब क्या है सर? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक और उसी परिवार का जिसका पार्टी है एक और सदस्य आ रहा है। तो पिछली बार थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए अभिषेक, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, सॉरी। लालू जी ने एक्चुअली कहा क्या क्या है इसमें? हमारे दर्शकों को बताइए जिन्होंने उनका वीडियो नहीं देखा। वो किडनी ट्रांसप्लांट और इसके बारे में रोहिणी की तारीफ कर रहे थे। इसके बाद जो है वो महागठबंधन की तारीफ कर रहे थे कि सही समय पे नीतीश जी हमारे साथ आ गए, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना है। हमको पता ही है कि सांप्रदायिक शक्ति से लड़ना है, लेकिन सांप्रदायिक शक्ति का बिहार में डेफिनेशन क्या है? कि फुलवारी शरीफ पे हनुमान मंदिर तोड़ दिया जाए और हिंदुओं पे कार्रवाई हो जाए तो सेकुलरिज्म है, या जहानाबाद में दुर्गा माता का मंदिर तोड़ा जाए तो वो सेकुलरिज्म है, या फिर अभी सीमांचल में जो घटनाएं हो रही हैं वो सेकुलरिज्म है। ये एक तरफा सांप्रदायिक शक्ति वाला कैसे लॉजिक होता है? या तो आप मुसलमानों की तरफ टिल्ट होकर के आप भी कम्युनल हैं, और उस पर चिराग पासवान जी का इंटरव्यू पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे सर। जब मैंने चिराग पासवान जी का साक्षात्कार किया था अपने चैनल पे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात बोली थी कि बिहार का सबसे बड़ा कम्युनल फोर्स नीतीश कुमार है, उससे बड़ा सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं है। उन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ाया है बिहार में। तो ये सारी चीजें हैं पटल पे। लेकिन जो रोहिणी यादव को पॉलिटिकली लॉन्च करने की बात है, आप लॉन्च तो कर लेंगे, लेकिन वोट कहां से लेके आएंगे जिताने के लिए? बीजेपी भी यही चाहती है कि आप लॉन्च करें, ताकि हम जो स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं थ्योरी कि ये यादव की भलाई के लिए नहीं, अपने बेटे बेटी की भलाई के लिए। बाकी प्रशांत किशोर के पास एक और हथियार होगा। तो आप उस ढर्रे से तो नहीं निकल रहे हैं। इस पूरे रैली का आउटकम शून्य है सर, क्योंकि इन्होंने अगर ये रैली महागठबंधन की थी जिसमें मोदी हटाओ और सांप्रदायिकता के अलावे कोई मुद्दा होता कि हम बिहार को डेवलप करेंगे, बिहार को रोजगार देंगे, हमारे पास ये रोड मैप है, तो मैं समझता। जनजीवन हरियाली की बात करते हैं। मैं आपके दर्शकों को इंटरेस्टिंग आंकड़ा देता हूं, ये कोई आंकड़ा नहीं देगा। 1905 के मैप के अनुसार पटना शहर के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज थे 70% नहरों पे सड़क बना दी गई है नीतीश राज में, लालू राज में नहीं, यानी पिछले 17-18 साल में। अब मुझे ये बताइए सर कि पहले आपने पूरे बिहार के नहरों को खत्म किया, वाटर रिसोर्सेज को समाप्त किया धीरे धीरे, और अब आप कह रहे हैं कि हम जल जीवन हरियाली लेके आएंगे। ये मजाक नहीं है तो क्या है? 3 घंटे में 3 घंटे की मात्र बारिश में पूरा पटना शहर डूब गया था।
तो नीतीश कुमार बाहर आके कहते हैं कि हथिया में तो बारिश होता ही होता है। ये क्रूर मजाक नहीं है बिहारियों के साथ तो क्या है? तो आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप है। ये ठीक वैसा ही है कि एक पार्टी के लोग गुंडे को पोषित करते हैं और जब दूसरी सरकार होती है तो कहते हैं कि अरे आप क्राइम कंट्रोल क्या नहीं कर रहे हैं। भाई साहबुद्दीन को आपने पाला, राजवल्लभ यादव को आपने पाला। अरे यूपी वालों के पास तो बाबा बा, बिहार के पास तो बाबा नहीं है। कम से कम अभिषेक तिवारी है, तो हम सत्य तो बताएंगे। तो इस पूरे जिसको लेकर के लोग उछल रहे हैं, आप हर सर बहुत दिनों से राजनीतिक रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप ये देखिए सर कि इसी प्रकार से ये उछल रहे थे ये लोग जब मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हो गया था। इनके हिसाब से यूपी में बीजेपी को 30 से ऊपर सीटें नहीं आनी चाहिए थी। ये आज भी सदमे में है कि बीजेपी का वोट शेयर 50% से ऊपर कैसे पहुंच गया। तो स्ट्रैटेजी होती है और उस स्ट्रैटेजी में आप ट्रैप होते हैं, आप जोड़ लेते हैं 2+2=4। राजनीति में कभी नहीं होता। मुझे यह बताए कोई दर्शक कि जिन यादवों ने जिन कुर्मियों को मारा है, प्रताड़ित किया है अपने राज्य में जब उनकी सत्ता थी, वो कभी वोट करेगा? क्योंकि उसका वो व्यक्तिगत लड़ाई है ना। ऊपर में आप मिल गए, नीचे में लेयर नहीं मिलता। और अब तो वैसे भी कुशवाहा आपके हाथ से जा चुका है, कुशवाहा जा चुका है, बाकी धीरे धीरे पूरा कैडर वोट खिसक रहा है और आधा कैडर आपका सरक जाएगा मेरे ख्याल से अगले 2-3 महीने में। तो जब कैडर नहीं रहेगा तो आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? आप आरजेडी के भरोसे हैं। तो जब आरजेडी देख लेगा कि ये आदमी पूरी तरह से राजनीतिक रूप से विकलांग हो चुका है, तो उन्हें 17 सीटें नहीं देगा, तब वो 10 सीट देगा, 8 सीट देगा, 9 सीट देगा, पता नहीं। फिर आप क्या करेंगे? अब तो अमित शाह जी ने कल रैली में तो बोला, मैंने बोला था सर एक और बात कि मैं कल आरके सिंह की रैलियों की जिक्र करूंगा। आरके सिंह ने रैली में अमित शाह वाली जो रैली थी वो किस संदर्भ में थी, कहां, किस इलाके में, कैसे? वो पटना में रैली थी, मजदूर संघ के साथ एक संत के लिए थी, लेकिन वो पूरी ये भी राजनीतिक रूप से ही रैली थी। उसी बहाने जो है संत समुदाय के बहाने जो है आप चाहते हैं कि आपका वोट शेयर जो है जो अमित शाह तो वैसे भी हर स्टेट में जहां जहां संभावित चुनाव होने वाले हैं वो सब जगह हाँ, चक्कर लगाते रहते हैं किसी ना किसी बहाने से। हाँ। तो लेकिन गिरिराज सिंह और आरके सिंह जो भी आरा भोजपुर से सांसद हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कल बोली है। बोले इस बिहार में 35 सालों में विकास अगर नहीं आया है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और जो सड़कें बन रही है, जो एनएच बन रहा है, उसके लिए अगर केंद्र सरकार जिम्मेदार है तो राज्य सरकार ने क्या किया? नीतीश कुमार ने अपनी रैली में कहा उधर कि हम तो पहला एयरपोर्ट जो है वो पूर्णिया में बनाना चाहते थे, जमीन देने को तैयार थे। तुरंत ही आरके सिंह ने अपने मंच से उस रैली के उसी संवाद की हवा निकाल दी कि इनके पास एम्स देने को तो जमीन नहीं है और इन्होंने जमीन 3 बार बदल दी है और कह रहे हैं कि तैयार हैं। आप तैयार होते हैं, आपको यह पता नहीं है कि आपका गठबंधन कल किसके साथ है और परसों किसके साथ है। आपकी तैयारी ही नहीं है, आप क्या बिहार का विकास करेंगे? आपकी प्रायोरिटी बदल जाती है। तो ये जो हमले हैं, एक राजधानी में हो रहा था, दूसरा सीमांचल में हो रहा था। दोनों का फर्क समझिए सर। एक सीमांचल में डेमोग्राफी मुसलमानों की है, लेकिन मगध में डेमोग्राफी मुसलमानों की नहीं है ज्यादा। मगध सीमांचल लोग कहते बिहार में 19% मुसलमानों का वोट है, बहुत ज्यादा वोट है, लेकिन वो सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है सर। बांका में मुसलमान वोटर डिसाइडिंग फैक्टर में नहीं है। डिसाइडिंग फैक्टर में फिर वो भोजपुर में नहीं है, रोहतास में नहीं है, काराकाट में नहीं है, पूर्वी पश्चिमी चंपारण में नहीं है, मुजफ्फरपुर में नहीं है, दरभंगा में नहीं है। क्योंकि आप जहां 77% किशनगंज में, तो कहीं कम भी तो होगा फिर। और बीजेपी का आकलन बहुत एकदम, जिसको कहते हैं ना, बीजेपी ओवरऑल अपने वोट शेयर को 42% पे पहुंचाना चाहती है। अब जरा इसको भी मैं समझाऊं दर्शकों को थोड़ा और इजी। अगर बीजेपी 42% अपना वोट शेयर पहुंचाना चाहती है और सीमांचल में बीजेपी का एवरेज वोट शेयर जो है एनडीए का 28% से ऊपर नहीं आएगा,
इसका मतलब है बाकी डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी का वोट शेयर 50% अबव होगा। ये मोटा मोटी जो मैं आपको आकलन दे रहा हूं, इससे आप सीटों को कैलकुलेट कर लीजिए। और महागठबंधन बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है इस बात को, तभी उस किडनी पेशेंट वाले आदमी को भी लाना पड़ा है इनको कि अब हमारे पास अंतिम विकल्प ये कि हम रिकॉर्डिंग करवा के 3D ये करके धीरे धीरे रैली करवाएंगे, क्योंकि लालू यादव के बिना जो है बिहार में काम नहीं चलेगा। तो लालू यादव क्या कर लेंगे? 1% मान लीजिए जो थोड़ा बहुत यादव और बिखर रहा होगा उसको इंटैक्ट कर लेंगे। अदर ओबीसी तो लालू यादव से ऑलरेडी, लालू यादव से ही तो वो नाराज है, इसी जंगल राज से तो वो नाराज है, तो वो तो इंटैक्ट नहीं हो रहा है। अब रही शेड्यूल कास्ट की बात, तो बिंद समाज, मुकेश सहनी वाला जो मैंने लॉजिक दिया, बिंद समाज भी यहां, मल्ला आजीज को कहते हैं, पासवान भी यहां, और बाकी ओबीसी भी यहां। नीतीश कुमार ने रैली में एक और बात की थी कि अब ये जीतन राम मांझी को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और जीतन राम मांझी उसी रैली पे मंच पे जो है वो मुस्कुरा के बोल भी रहे थे एनडीए के खिलाफ। लेकिन ये डर है, उनको पता है कि मांझी भी टूट गया तो पूरा शेड्यूल कास्ट गायब हो जाएगा लगभग। थोड़ा बहुत लेफ्ट का जो वोट रह गया वो रह गया, बाकी तो गायब। ओबीसी माइनस, शेड्यूल कास्ट माइनस, और बिहार में फॉरवर्ड क्लास का जो जनरल कास्ट जिसको वोट कहते हैं वो भी सर 18% है। तो जनरल कास्ट जो है मुसलमानों को माइनस कर देगा। ये सारी चीजें हो गई। तो अब जो है बिहार में आरोप प्रत्यारोप के बजाय अब ये ताकत की प्रदर्शन थी, ये दोनों रैली जो है कि अच्छा, कौन इसमें तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि जो लोग चर्चा फैला रहे हैं कि महागठबंधन टूट रहा है या फिर हमारे बीच में और नीतीश कुमार के बीच में ट्यूनिंग खराब हो रही है, सीएम वाला मुद्दा, उन्होंने कहा कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। 2025 ऑब्वियस की बात बात है कि अब कोई 2025 मुद्दा में नहीं करेंगे। है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अब कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को तो बीजेपी तोड़ना ही नहीं चाह रही है। और नीतीश कुमार को लेकर के ऑप्शन, जब अमित शाह ने मना कर दिया कि हम नीतीश के साथ 2024-25 में चुनाव में नहीं जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार के लिए तो दरवाजे बीजेपी ने बंद कर रखे हैं ना, तो फिर मुद्दा कहां रहा? फिर नहीं, वो उपेंद्र कुशवाहा वाली जो नाराजगी थी उसे लेके कि वो जो सीएम के लिए उनका नाम ले रहे थे, उन्होंने कहा कि ये कोई मसला नहीं है कि मुझे सीएम बनना है या नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे लिए पहले प्रायोरिटी है कि हमें महागठबंधन को आगे बढ़ाना है। इस नहीं, बात वो तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप ही के विधायक कह रहे थे कि होली के बाद जो है वो सीएम होंगे तेजस्वी यादव, तो आपने अपने विधायक को तो सस्पेंड नहीं किया। ये तो आपके विधायक बोल रहे हैं, अभिषेक तिवारी या हर्ष सर अपने दिमाग से तो बोल नहीं रहे, वो तो ऑन रिकॉर्ड आपका स्टेटमेंट है, मीडिया को आपने स्टेटमेंट दिया कि फगुआ के बाद हम सरकार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ये तमाम चीजें ये बता रही है कि जो डर है उपेंद्र कुशवाहा की अब यात्रा होने वाली है, और ये जो पूरा टूट का डर उपेंद्र है। कुशवाहा की जो यात्रा है ये कैसे कैसे करने वाला है, ये क्या इसकी प्लानिंग है? सर उपेंद्र कुशवाहा जहां जहां उनका वोट है, इसके अलावे वो पूरे बिहार में सीमांचल को छोड़ करके बाकी अदर जगह पे वो करने वाला है, ताकि अपना जो नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी उसको भुनाया जा सके। टारगेट पे तेजस्वी यादव कम है, मैंने पिछले भी एपिसोड में बोला था। एंटी इनकम्बेंसी तो नीतीश कुमार के खिलाफ है, मुख्यमंत्री के खिलाफ है, और जब मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो किसी और को क्यों भुनाना है? महागठबंधन, जंगल राज, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजें तो एक साथ आ गई हैं। अब बीजेपी कल ही सोशल मीडिया में बीजेपी सर्कुलेट कर रही है, जब वहां की महिलाएं उस महागठबंधन की रैली में मुसलमानों को और उन लड़कों को जो लोग छेड़ रहे थे उनको पीट रहे थे। इस घटना के बारे में तो बताइए, आपने शुरुआत यहीं से की थी, ये क्या हुआ था मामला? कुछ नहीं, आदतन महागठबंधन का कैडर है तो औरतों को, लड़कियों को छेड़ा इन्होंने, उनके साथ बदतमीजी की। अब बदतमीजी की तो औरतों ने कूट दिया, पीट दिया। अच्छा। अब वो वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन ये तो कोई बताए कि जिसकी महागठबंधन की रैली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उतने भीड़ में सुरक्षित नहीं है, तो ये इनके कार्यकर्ता जब सत्ता में होंगे
तो दूसरे की बहन बेटी कहां से सुरक्षित रहेगी? इनकी रैलियों में महिलाएं जाती कहां से हैं, मेरे समझ में नहीं आता, ये कहां से ले आते हैं, ये कौन है जा रहा है इन्हें सुनने के लिए? आरजेडी जदयू में दोनों में महिलाओं का अपना अपना छोटा मोटा विंग है। और अच्छा, वो वो सब कार्यकर्ता ले आते हैं, वो इकट्ठा करके वो बस में भर के हाँ एक हाँ, जो जो ट्रेंड उसी होता तरह है। से। हाँ। जैसे देखिए, बंगाल इलेक्शन में मैं मिजरेबली रीड करने में थोड़ा बंगाल इलेक्शन को फेल हुआ, क्योंकि मैंने रैलियों को कवर करना शुरू किया था और मैं अपने ट्रैक से हट गया था। तो मैंने यूपी में क्या किया कि मैं रैलियों पे ध्यान नहीं देने लगा। और मुझे लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी की रैली में भीड़ आ रही है, तो मैंने कैलकुलेट किया सर कि किसी भी पार्टी के अंदर अगर 30-32% उसका वोटर हो, समर्थक हो, और जिस स्टेट में आबादी करोड़ों में है, तो सर उसकी रैलियों में भीड़ नहीं होगी? 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख की तो भीड़ होगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम रैली से क्यों जज कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी? हमको रैलियों से जज नहीं करना चाहिए। रैलियों के अंदर जब नेता आता है और उसको सुनने के लिए उत्साह, आसपास के लोग स्वतः जब जाते हैं, तब जो एनर्जी आती है, उससे जज कीजिए। दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है कि मैं आपको बस से बताऊं कि मैंने एक ऐसी जगह रैली की कवर की थी कि जब अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर थे, उसी कॉलेज के उसी ग्राउंड में, जैसे कि आज है तारीख 26 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी की रैली हुई थी, और उससे एक दिन पहले 25 तारीख को सोनिया गांधी की रैली हुई थी वहां पे। जी, और वो जो है सेम इतना बड़ा ग्राउंड, दोनों में उतनी ही भीड़ थी, और लोगों का ये मानना था भाई ये सब जो शहर के लोग हैं वहां पे कॉलेज के आसपास जो ग्राउंड था, कि उस सब को देखने के लिए आसपास के मोहल्ले के लोग आ गए थे। तो उसमें वाजपेयी जी ने शुरुआत में ये कहा था कि देखिए, वो मुझे पता लगा कल यहाँ सोनिया जी की रैली थी, फिर वो उनका मजाकिया अंदाज होता था कहने का, उन्होंने कहा कि वो सोनिया जी कहेंगे कि मेरे पीछे पड़ा रहता है। ये डायलॉग अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय मारा था। तो मैंने कुछ चीजें तो तभी मैंने रियलाइज कर ली थी कि ये जो भीड़ होती है रैलियों में, ये कायदे से जो कैडर होता है उनका, भाई वहां का सांसद है, सांसद को टारगेट दे दिया जाता है, विधायक को दे दिया जाता है, विधायक नीचे जिला पंचायत वालों को, नगर पंचायत वालों को, सभासदों को, तुम्हें 200 आदमी लाने हैं, वो तो इस तरीके से लाए जाते हैं अपने क्षेत्र के। अब वो नहीं जमाना रहा। कभी बचपन में सुनते थे कि लोग इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह को सुनने के लिए भीड़ जाया करती थी जेन्युइनली, और उसमें कोई इंतजाम नहीं होते थे उन रैलियों में कहीं नहीं नहीं पर। सर, मैं वही कह रहा आप हूं कि एक भीड़ स्टारडम भीड़ ऐसे ही होता खड़ी था। रहती थी, कुर्सियों पे नहीं बैठता था कोई। अब तो कुर्सियां और टेंट इतने शानदार लगाए जाते हैं, एकदम स्टेज बनाया जाता है। पहले कुछ नहीं होता था, एक स्टेज होता था और सामने भीड़ ऐसे ही खड़ी हो जाती थी जाके। तो ये मैं रैलियां तो बकवास है, इनका कुछ, इनसे कोई अंदाजा नहीं होता है। मैं अपने जीवन का एक किस्सा बताता हूं। जब यूनाइटेड बिहार था और स्टारडम था शत्रुघ्न सिन्हा का, वो भारतीय जनता पार्टी में थे, तो उस वक्त मैं झारखंड के गोड्डा जिला में रहता था। वहां अच्छा। पे शत्रुघ्न सिन्हा आने वाले थे। लोगों को पता चला कि जब शत्रुघ्न सिन्हा आने वाले थे, मुझे लगता है मैं 4th या 3rd स्टैंडर्ड में उस वक्त पढ़ता था, तो मैं बस इस क्यूरियोसिटी से चला गया कि मैं देखूं जरा सामने से शत्रुघ्न सिन्हा दिखता कैसा है। अच्छा, दूसरा ये था कि भाई हेलीकॉप्टर कैसा दिखता है, वो भी तो देखना है। हेलीकॉप्टर का तो मेन क्रेज होता था, आज भी आ, है लोगों का क्रेज। आज भी तो लोग, मैं बताता हूं कि हेलीकॉप्टर जो है एक ऐसी मशीनरी है, उसके प्रति सब में क्रेज है। जब आज हम भी जाते हैं ना कहीं किसी कार्यक्रम में और हेलीकॉप्टर को उड़ते देखते हैं, उतर देखते हैं, तो एक अलग ही रोमांच, एक फील, एक थ्रिल होता है उसमें। ये तो है। वो तो है। तो आकर के जब वो भाषण देते थे कि मैंने गोड्डा वासियों को प्रॉमिस किया था मैं आऊंगा आऊंगा, वो अपना टिपिकल शत्रुघ्न सिन्हा का स्टाइल में। और वो फिल्म स्टार था भाई, हाँ, उसकी बात ही कि कुछ और और मैंने थी। कहा कि आने वाले समय में लालू यादव को ये जनता खामोश कर देगी। तो वो क्रेज था सर। अब हाँ, मुझे आप कहेंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा की रैली में जाओ, तो हो सकता है एक कोई नहीं है। पत्रकार के तौर पे कवर करने जाऊं, लेकिन वो क्रेज नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है। वो कुछ नहीं है, वो सही बात कह रहे हो आप। तो लालू के प्रति जो है लोग जो ये सोचते हैं कि क्रेज, वो ठीक है, लेकिन नीतीश के प्रति वो क्रेज नहीं है सर। दोनों में एक मूलभूत अंतर है। नीतीश कुमार एक मास लीडर नहीं है। ये बात वो खुद चुनाव नहीं लड़ते, वो क्या मास लीडर होंगे? मैं वही ये एक कहना बहुत चाह रहा बड़ा हूं फैक्ट है, ये बताता हूं मैं आपको, ये बहुत बड़ा जी। फैक्ट है ये। उनको तो मैं कहता हूं सर कि बाढ़ में अगर जॉर्ज फर्नांडिस खड़े होकर के चुनाव नहीं जितवाते, जबकि वो लालू यादव का जमाना था सर, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस अपने आप में महामहिम है, थे लीडर के, मतलब मजदूरों में, दलितों में उनका बहुत रौला चलता था सर।
हाँ, पॉपुलर लीडर थे। उन्होंने खड़े होके कह दिया कि समझो जॉर्ज फर्नांडिस खड़ा है बाढ़ से, नीतीश नहीं खड़ा है, नया लड़का खड़ा नहीं है, ये नया लड़का तुम्हारा भविष्य है। और एक जीत बात गए। और बताऊं मैं आपको, बिहार के बारे में मैंने जो अपना एक मेरा आकलन है, नीतीश कुमार इज वन ऑफ द, वो एक ऐसे लीडर हैं मेरे ख्याल में बिहार के पूरे इतिहास के, जो नॉन मास लीडर हैं एकदम। बाकी हाँ वहां सारे ही मास लीडर हुए हैं, रामविलास हाँ पासवान हो, लोहिया, ये जो भी पुराने जेपी, सारे के सारे ही मास लीडर थे, चाहे वो समता पार्टी के लोग हैं, कोई भी लोग रहे, जॉर्ज फर्नांडिस रहे, सारे ही मास लीडर हैं, लालू भी मास लीडर हैं, भीड़ है उनके पीछे। इवन मैं मानता हूं कि तेजस्वी को भी लोग भीड़ देखने चले आते होंगे, चिराग पासवान को भी देखने आते होंगे, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। नीतीश कुमार तो मास लीडर कहीं से हैं ही नहीं। सर उपेंद्र कुशवाहा के पीछे उसकी हाँ उसकी जाति के लोग खड़े हैं, हाँ, लेकिन नीतीश कुशवाहा के साथ पॉपुलर ऐसा है। नहीं। हम्म। लेकिन नीतीश के साथ ऐसा नहीं है। ये देखो किस्मत देखिए, कितने समय से चीफ मिनिस्टर है। क्योंकि वो बार्गेनर बहुत अच्छा है, वो हॉर्स ट्रेडिंग हम्म। में माहिर आदमी है, उसके विधायक आप तोड़ नहीं सकते। ये सारी कलाएं भी तो हैं। मैं उनको राजनीति का शकुनी कहता हूं सर, क्योंकि वो बहुत अच्छे बार्गेनर है और बहुत हार्ड बार्गेनर है। बीजेपी को 17-17 पे लेके आ गए, जबकि 2 सांसद थे उनके हाँ हाँ, सही बात 2019 में। और अमित शाह को कोई अगर बार्गेन कर जाए, क्योंकि अमित शाह ने तो बार्गेन करते वक्त शिवसेना को ये नहीं सोचा कि मुख्यमंत्री दे देना है। आप देखिए कि अगर वही बार्गेन की बात थी तो अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया है, लेकिन शिवसेना को उस वक्त बनाते तो महागठबंधन, इनका ये गठबंधन इंटैक्ट रह जाता। लेकिन अमित शाह नहीं झुके, लेकिन नीतीश कुमार ने झुका दिया। ये दोनों को आपके दर्शक जब इस जो मैं गहरी बात बोल रहा हूं समझेंगे तो पता चलेगा कि नीतीश कुमार क्यों मुख्यमंत्री है और तेजस्वी यादव ये क्यों कहने पे मजबूर है कि मुख्यमंत्री कोई मुद्दा नहीं। अब मुझे लगता है कि लेकिन ये नीतीश कुमार जितना कर सकते थे अब कर गए, वो लास्ट है, अंत आ गया है, मुझे तो यही नजर आ रहा है। इस सर चुनाव में कुछ हो ना हो, तेजस्वी का कुछ भी हो, चाहे बीजेपी का कुछ हो, चाहे कुशवाहा का, नीतीश कुमार का घाटा होना तय है हर हाल में। नीतीश कुमार, देखिए सर, नीतीश कुमार की अभी दुर्गति शुरू नहीं हुई है। मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है, क्योंकि मैं बहुत जबरदस्त सनातन धर्म में बिलीव करता हूं, अपने धर्म ग्रंथों में, कि कर्म फलीभूत होगा। अगर आपने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ बेईमानी की है, शरद यादव जी के साथ बेईमानी की है और उनको राजनीतिक रूप से आपने हाशिए पे भेजा और अंतिम दिनों में उनकी स्थिति ये होगी कि वो एक तरह से पागल हो गए थे, तो ये आपके साथ भी होगा। ये हो के रहेगा, ये अकाट्य है, ये अटल सत्य है। तो अब राजनीतिक रूप से उनको हाशिए पे जाएंगे, लोग देखेंगे कि नीतीश कुमार को कोई पूछ नहीं रहा है, ये हो के रहेगा। अच्छा, अब बिहार में अब अगले एपिसोड हम जो शायद हफ्ते के किसी भी दिन करेंगे, वीकडेज में, उस एपिसोड तक कितने भी दिन हो, तब तक बताइए क्या क्या होने जा रहा है। सर बिहार में चूंकि बिहार इस वक्त एकदम हॉट केक हॉट न्यूज है, क्योंकि बिहार में रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आपके कहने पे मैं भी अभी एक बिजनेस समिट में, बिहार टाइम्स समिट में गया था, आपको पता ही होगा, आपने ही ये किया था। वहां भी बातें हो रही थी कि जल जीवन अभियान, विकास लेके आएंगे, माइक्रो मैनेजमेंट पे ये काम करेंगे। बड़े अच्छे एक वक्ता थे सर। उन्होंने कहा कि आप होते कौन है व्यापारियों के लिए नियमावली और ये सारा चीज बनाने, आप लॉ एंड ऑर्डर बिहार का ठीक कर दीजिए, बिहार में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इतना घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है। सही बात है। तो बिहार की इस अनस्टेबिलिटी में, चूंकि ये सरकार पहली नजर में देखने में सर स्टेबल नजर आ रही है, लेकिन रोज कुछ ना कुछ टूट रहा है, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। तो मुकेश सहनी का अब एनडीए की तरफ आना वाई सिक्योरिटी में, हालांकि ये बात मैंने पिछले ही एपिसोड में कह दी थी, जो कि कल 100% सत्यापित हो गई, जो मैं कहता आ तो रहा भाई हूं। सिक्योरिटी क्यों दी गई है, क्या हो गया मुकेश सहनी को, ऐसा क्या सर रीजन देकर दी गई है? भाई उसे कोई नहीं, थ्रेट मिली ये है, रीजन क्या हुआ? नहीं, कोई रीजन की जरूरत नहीं है। अच्छा। वाई सिक्योरिटी मिलता है तो पता चलता है लोगों को कि भैया हम नेता हैं, हम एक लीडर हैं, और हमें जिन्होंने वाई सिक्योरिटी दिया है उनके प्रति मेरा आभार करना व्यक्त बनता है। तो अमित शाह जी के चरणों में वंदन हो, और हम जो है नीतीश के और इनके खिलाफ हैं व्यक्तिगत रूप से। मुकेश सहनी रिच आदमी है सर,
उसके पास हम्म। अपना हेलीकॉप्टर है। हाँ वो पता है मुझे। उसने यूपी मुझे में भी कैंपेन किया था। हाँ मुझे याद है कि एक पुराने आरजेडी के दबंग लीडर साधु यादव है, उनको हिंदी बोलना नहीं आता, तो उन्होंने कहा था कह रहे मुकेश सहनी को तो महागठबंधन अपने पास रखेगा ही रखेगा, उसके पास तो अपना हेलीकॉप्टर है। हाँ। क्योंकि वो चुनाव में अच्छा, बहुत साधु इंपॉर्टेंट। यादव के बारे में जो है, मेरे एक मित्र हैं दिल्ली में, रितेश रंजन, जो है हम्म, पत्रकार हैं वरिष्ठ। तो वो कहा करते हैं कि ये जब इनकी लालू जी की किसी बेटी की शादी थी, पता नहीं किसकी थी, मीसा की हम्म, थी किसकी थी, तो उस समय बताते थे कि वो गाड़ियों के, मारुति के जो शोरूम थे उसमें ऐसे ही जाते थे, कहने लगे चलो 5 गाड़ी यहाँ से दो, 10 गाड़ी यहाँ से दो, और फलाना इस तरीके से ले आते थे तो जाके। जाते नहीं थे सर। हम्म। ये सत्य बात है कि मिसा भारती के विवाह के हम्म। समय मारुति शोरूम से 80 नई नवेली गाड़ियां जो है मारुति 800 उठा ली गई थी, बोला विवाह के बाद हम्म। पहुंचा देंगे। हाँ हाँ। और ये तो रुतबा था। तो फिर आज अब अगले एपिसोड से पहले जो घटनाक्रम होगा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अब ये है कि अभी संभावित रूप से जो है एक और बीजेपी की मीटिंग होने जा रही है। इस बीजेपी की मीटिंग में, और ये पटना में होने जा रही है, इस हम्म। बीजेपी की मीटिंग में सर जो अभी उद्देश्य है कि हमने जो लोकसभा सीट मैप किया था कि जिसमें जिसमें हम जीतने वाले हैं, तो अभी कुछ दिन पहले पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद 2019 में जीते थे उनकी रेटिंग पहुंची है पीएमओ, हम्म। जिसमें बिहार के जनार्दन सिग्रीवाल हैं, सुशील सिंह है, छेदी पासवान है, कई बीजेपी के लीडर्स का परफॉर्मेंस बहुत खराब है। उन सबके जगह पे किसको रिप्लेस करना है, कौन कौन से संभावित नाम हैं, और अभी से ही कैसे उस लोकसभा क्षेत्र में काम करना है ताकि हम जीतें, इस पे एक पूरी मीटिंग है। इस मीटिंग में सर लोजपा के भी लोग शामिल होंगे। हम्म। अच्छा, ये यानी लोकसभा सीट से मेरे ध्यान आया, एक अभी देवेंद्र फडणवीस का कल बयान आया है। उन्होंने कोल्हापुर में एक कार्यक्रम में साफ ये कहा है कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने एक ना इतना तक तय कर लिया है कि किस लोकसभा सीट को वो लड़ेंगे और किस लोकसभा सीट को हम लड़ेंगे। और जो उद्धव के 4-5 बचे हुए सांसद हैं उन सबसे भी हमने क्लियर ऑफर उनको भेज दी है कि अगर आप एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ, जो मूल शिवसेना बन गई है, आपको अगर उसमें आना है तो आप अभी बता दें, वरना हम लोगों ने तय कर लिया है कौन से को लड़ेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत तैयारी हो चुकी है बीजेपी की हर स्टेट में। मैंने उस पर प्रॉपर एक शो किया था सर कि इनपुट के बाद किन किन सांसदों की टिकट जाने वाली। मैं गारंटी देता हूं जो 30% जीते हुए सांसद हैं अगली बार आपको नहीं दिखेंगे सर, हम्म। जीते हुए बीजेपी के, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस, वो मोदी के नाम पे जीते, उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब है सर। यूपी में और भी हैं ऐसे 15-20 के करीब ऐसे नाम यूपी में ही बताए जाते हैं जिनके टिकट चेंज किए जा रहे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक तो आगरा वाले भी हैं, हैं। बघेल साहब। अग्रवाल साहब है ना, आगरा से या मेरठ से। नहीं, वो तो अग्रवाल साहब तो क्या है कि वो मेरठ वाले हैं, मेरठ मेरठ हापुड़ वाले, सीट है वो। वो हाँ तो 2009 से जीतते चले आ रहे हैं। तो हाँ तो उनकी तो चर्चा इसलिए चल रही है कि वो थोड़ा एज फैक्टर उनके साथ हो गया, हाँ पुराने एज हो गए फैक्टर। वो तो बहुत। हाँ, लगातार 3 बार से जीतते आ रहे हैं, एज काफी हो गई वो तो, उस वजह से कहा जा रहा है। हाँ वो सही बात है। नहीं, मेरे हम्म। कहने का मतलब उस लिस्ट के नाम कुछ थोड़े बहुत सोर्सेस के हिसाब से हाँ, यहाँ से बड़े सीनियर हैं वो तो, लोकसभा में स्पीकर वो संचालन भी करते हैं कई बार, अग्रवाल साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता ही है कि हम्म। जिस हिसाब से मेरे पास थोड़े बहुत सोर्सेस हैं तो नाम आ जाते हैं, तो मैंने एक नाम उसमें से वो याद दिला दिया कि उसमें वो हाँ, भी एक नहीं वो नाम कई नाम हैं लिस्ट इस में तरह है। के जो पुराने नाम हैं, वो हाँ कई तो कई लोगों के नाम चेंज होने जा रहे हैं, हाँ सही वो बता रहे हैं। सारी चीजें हैं। तो अभी आप समझिए कि बीजेपी ये कितनी एग्रेसिव है 2024 को लेकर के, जबकि ये महागठबंधन की अभी रैली हुई है। अभी इन्हें ये पता करना है कि किस सीट पे कौन लड़ेगा, किसको कांग्रेस छोड़ेगी लेफ्ट के लिए, क्योंकि लेफ्ट इसमें एक ऐसी चीज है जो चाहती है कि गठबंधन ना टूटे। आई एम सॉरी। अच्छा, बिहार में जो है लेफ्ट की, मैं फिर एक बार से लेफ्ट पे ध्यान आया मेरा, बिहार में लेफ्ट की मौजूदगी काफी अच्छी खासी है। देखिए, बिहार में 90 का जो जातीय संघर्ष रहा है हम्म। उसने लेफ्ट को
बहुत इंटैक्ट रखा। और जैसा कि बेगूसराय को बिहार का लेनिनग्राद कहते हैं, एक्सपेरिमेंट हुआ वहां पे। और सिर्फ बेगूसराय क्यों, आप जमुई जाइए, जहानाबाद जाइए, गया जाइए, भोजपुर में है, रोहतास कैमूर में है, लेफ्ट हर जगह है सर। सीमांचल को अगर हम छोड़ दें तो ये सारी जो एरिया मैं बता रहा हूं वहां पे आपको मिल जाएंगे 100 लाल झंडा वाला घूम रहा है सड़कों पे, वो मोदी मुर्दाबाद। उनका जो जैसे कि इनका टिपिकल नारा होता है सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, तो उनका होता है सामंतवाद के खिलाफ, झोला उठा के जो पीछे चलते हैं वो सारी चीजें। लेकिन अब वो इतना प्रभावशाली नहीं है। लेकिन लेफ्ट ये चाहता है गठबंधन इसलिए अनटेक्टर है क्योंकि पहली बार लेफ्ट जो है वो 15 उसके विधायक है सर। इतना उन्होंने एक बार में नहीं देखा था पैसा, अब वो उन्होंने पैसे को टेस्ट किया है, तो इसलिए भी वो चाहता है। लेकिन इसके बावजूद सत्ता में बने रहने के लिए जो आपके पास वोट शेयर चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली सीमांचल को छोड़ दे तो बाकी हर जगह आपके साथ नहीं है। और वो अमित शाह और बीजेपी की स्ट्रेटजी पे ज्यादा फिट बैठ रहा है, उनके साथ ज्यादा अधिक नजर आ रहा है। और अभी देखिए, अभी तो कहानी में बहुत कुछ बाकी है। अभी तो आरसीपी सिंह की एंट्री होनी बाकी है। मैं अभी भी कह रहा हूं अपने दर्शकों से कि जीतन राम मांझी पे जो भरोसा करके चल रहे हैं नीतीश कुमार, उनको पता नहीं नाव जो है वो खुल चुका है, घाट से आगे जा चुका है। अब उस नाव का इंतजार वो कर रहे हैं कि उस नाव में हम जो है तैर करके गंगा पार करेंगे। उन्हें आइडिया नहीं है, मांझी वो निकल चुका है। टर्म्स एंड कंडीशंस अभी तय हो रही है उनके लिए, कुशवाहा के लिए तो तय हो गए वो हाँ तय हो बस चुकी वही थी। बात है, बस वही हाँ। बात है। चलिए अभिषेक जी, काफी लंबा हो गया आज एपिसोड, हाँ, और होना ही आपने था। शुरू में ही कह दिया था कि आज लंबा होना ही था। नजर जी बनाए रखेंगे, आपसे मुलाकात जी होती रहेगी, और अगले एपिसोड में फिर आप कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ आइएगा। आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।